चलिए आज हम लोग एक टॉपिक सीख रहे हैं, ग्राफ बिटवीन के मैक्स एंड न्यू। के मैक्स और न्यू के बीच का ग्राफ कैसा होगा। ठीक है, ग्राफ बिटवीन के मैक्स एंड न्यू। यदि हम एक ग्राफ प्लॉट करें और किसके किसके बीच ग्राफ प्लॉट करें, के मैक्स के बीच और न्यू के बीच, तो वह ग्राफ किस प्रकार का होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमको एक इक्वेशन सोचना पड़ेगा कि के मैक्स में और न्यू में कौन सा इक्वेशन होता है। के मैक्स और न्यू के बीच यदि हमें ग्राफ प्लॉट करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यह सोचना पड़ेगा कि व्हाट इज इक्वेशन बिटवीन के मैक्स एंड न्यू। तो इसके लिए आइंस्टाइन साहब का एक फेमस इक्वेशन है, के मैक्स बराबर दिस इज इक्वल टू एच न्यू माइनस फाई नॉट। अब यहाँ से मुझे ग्राफ खींचना है के मैक्स के बीच और न्यू के बीच, मतलब मेरी फ्रीक्वेंसी जो है वेरिएबल है। वेरिएबल कौन है? फ्रीक्वेंसी। यानी कि हम एक मेटल प्लेट ले लेते हैं, वी चूज ए मेटल प्लेट। मैंने कोई मेटल प्लेट ले लिया, हमें सिर्फ फ्रीक्वेंसी को चेंज करना है। ग्राफ हमें खींचना है के मैक्स और न्यू के बीच, तो एच तो कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट। हमें वेरिएबल किसको लेना है? फ्रीक्वेंसी को। फ्रीक्वेंसी को चेंज करना है और फ्रीक्वेंसी और के मैक्स के बीच ग्राफ प्लॉट करना है। तो फाई नॉट को भी कांस्टेंट होना चाहिए, और फाई नॉट को कांस्टेंट होने के लिए हम एक मेटल प्लेट ले लेते हैं। कोई एक मेटल प्लेट हम ले लेते हैं, ठीक है, वी टेक ए मेटल प्लेट। और अगर हम एक मेटल प्लेट ले लेते हैं तो उसका वर्क फंक्शन कुछ फिक्स हो जाएगा, तो फाई नॉट भी क्या होगा? कांस्टेंट हो जाएगा। तो फॉर ए मेटल प्लेट, किसी मेटल प्लेट के लिए फाई नॉट कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। फॉर ए मेटल प्लेट ये जो वर्क फंक्शन होगा वो कांस्टेंट हो जाएगा, तो फाई नॉट कांस्टेंट हो जाएगा। एच कांस्टेंट है, ग्राफ खींचना है के मैक्स और न्यू के बीच किसी मेटल प्लेट के लिए। तो इसके लिए हम देखिए के मैक्स को किस एक्सिस पे लेंगे, तो के मैक्स को लेंगे वाई एक्सिस पे, और फ्रीक्वेंसी को कहाँ पे लेंगे, तो फ्रीक्वेंसी को लेंगे एक्स एक्सिस पे। एक चीज़ और, फ्रीक्वेंसी नेगेटिव नहीं होती है, फ्रीक्वेंसी हमेशा पॉजिटिव होती है। तो फ्रीक्वेंसी का ग्राफ इस साइड में जाएगा एक्सिस, इस साइड में नहीं जाएगा। साथ में काइनेटिक एनर्जी जो होती है ना, काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव नहीं होती है, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होता है, तो हाफ एक पॉजिटिव कांस्टेंट है, मास हमेशा पॉजिटिव होता है, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज पॉजिटिव होती है। तो काइनेटिक एनर्जी भी ऑलवेज पॉजिटिव होती है, फ्रीक्वेंसी भी हमेशा पॉजिटिव होती है। तो मेरा जो ग्राफ मिलेगा वो इस क्वाड्रेंट में मिलेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलेगा, ठीक है। इसलिए न तो फ्रीक्वेंसी नेगेटिव साइड में जा सकता है, न के मैक्स नेगेटिव साइड में जा सकता है, न तो ये नेगेटिव में जाएगा न ये नेगेटिव में जाएगा। जो भी जाएगा वो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही ग्राफ मिलने वाला है। ये चीज़ भी हम जान गए कि ग्राफ हमारा किस क्वाड्रेंट में मिलने वाला है। ग्राफ हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलने वाला है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी कैन नॉट बी नेगेटिव, के मैक्स कैन नॉट बी नेगेटिव, तो ग्राफ हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलने वाला है। अब कैसा ग्राफ होगा, अब हमें यह समझना है कि ग्राफ कैसा होगा। तो के मैक्स बराबर एच न्यू माइनस फाई नॉट, इस इक्वेशन को मैथमेटिक्स के स्टैंडर्ड इक्वेशन से मैच कराइए। तो के मैक्स को हम लेने जा रहे हैं किस एक्सिस पे? वाई एक्सिस पे, तो यहाँ मेरा वाई हो गया। फ्रीक्वेंसी को हम किस पे लेने जा रहे हैं? एक्स एक्सिस पे, तो ये x पे चला जाएगा, और ये कांस्टेंट है। आई कैन राइट इट एज y बराबर एम एक्स प्लस सी। ये इक्वेशन एम एक्स प्लस सी से मैच कर रहा है, y बराबर एम एक्स प्लस सी से मैच कर रहा है। तो अगर ये इक्वेशन y बराबर एम एक्स प्लस सी से मैच कर रहा है तो y और x के बीच का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, यानी के मैक्स और न्यू के बीच का जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो के मैक्स बढ़ेगा, लेकिन कैसे बढ़ेगा? तो लीनियरली बढ़ेगा। इस इक्वेशन से पता चल रहा है कि अगर हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएं तो के मैक्स भी बढ़ेगा, के मैक्स बराबर एच न्यू माइनस फाई नॉट। लेकिन किस तरीके से बढ़ेगा? तो y बराबर एम एक्स प्लस सी बताता है कि फ्रीक्वेंसी के बढ़ने से के मैक्स लीनियरली बढ़ेगा, तो के मैक्स और न्यू के बीच का जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा। अब थोड़ा ध्यान दीजिए कि इसका स्लोप कितना है और इसका y इंटरसेप्ट कितना है। m को स्लोप बोलते हैं, c को y इंटरसेप्ट बोलते हैं। तो m का मान कितना हो गया? तो m का मान h के बराबर हो गया। h कितना होता है? तो 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड, ये m हो गया। और c का मान कितना हो गया? तो c का मान हो गया माइनस फाई नॉट, ठीक है। c मतलब y इंटरसेप्ट हो गया माइनस फाई नॉट, मतलब कि इस ग्राफ का y इंटरसेप्ट नेगेटिव होगा। इस ग्राफ का y इंटरसेप्ट जो होगा वो नेगेटिव होगा, और स्लोप जो होगा वो पॉजिटिव होगा। इस ग्राफ का स्लोप जो होगा वो पॉजिटिव होगा और प्लैंक्स कांस्टेंट के बराबर होगा। ये जो के मैक्स बराबर एच न्यू माइनस फाई नॉट का ग्राफ होगा, इसका स्लोप पॉजिटिव होगा
प्लैंक्स कांस्टेंट के बराबर होगा, इसका y इंटरसेप्ट नेगेटिव होगा, ग्राफ लीनियर होगा। तो अब बताइए ग्राफ कैसे खींच सकते हैं। तो अब हम इस ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने के मैक्स ले लिया और यहाँ पे मैंने फ्रीक्वेंसी ले लिया, ठीक है, फ्रीक्वेंसी ले लिया। अब इस ग्राफ को यदि प्लॉट करना है तो आप देखिए कि इसका y इंटरसेप्ट नेगेटिव है और y इंटरसेप्ट कितना है, -φ0। तो के मैक्स को ग्राफ कहाँ कट करेगा, -φ0 पे, के मैक्स को -φ0 पे, तो -φ0 मान लीजिए यहाँ पे है, तो ग्राफ आपका यहाँ से जाएगा। बट हम जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव नहीं हो सकती है, काइनेटिक एनर्जी कैन नॉट बी नेगेटिव। तो मैथमेटिकली इस ग्राफ को यहाँ से जाना है, यहाँ पे ग्राफ को कट करना है, बट ये ग्राफ का लाइन एक्चुअली यहाँ पे कट नहीं करेगा, ठीक है। दूसरी चीज़ ये देखिए कि इसका स्लोप पॉजिटिव है, तो यहाँ से लाइन हम कैसे खींचेंगे तो स्लोप पॉजिटिव होगा। अगर हम लाइन ऐसे खींचते हैं तो थीटा एक्यूट बनेगा, स्लोप पॉजिटिव होगा। अगर हम लाइन ऐसे खींचते हैं तो थीटा ऑब्ट्यूज होगा, स्लोप नेगेटिव होगा। ऐसे भी सोचिए, इधर तो ग्राफ जा ही नहीं सकता है, इधर तो ग्राफ जा ही नहीं सकता है, क्योंकि इधर ग्राफ जाएगा तो फ्रीक्वेंसी नेगेटिव हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी तो नेगेटिव हो ही नहीं सकती। ऐसे भी हम सोचें तो फ्रीक्वेंसी नेगेटिव नहीं हो सकती है, तो ग्राफ को फ्रीक्वेंसी के पॉजिटिव साइड में ही जाना है, नेगेटिव साइड में ग्राफ को नहीं जाना है, ऐसे सोचें तो। और अगर हम स्लोप के बेसिस पे सोचें तो स्लोप मेरा पॉजिटिव है, तो स्लोप अगर पॉजिटिव है तो ग्राफ इस प्रकार से जाएगा। तो हम यहाँ से ऐसे लेके डॉटेड जाएंगे, डॉटेड इसलिए जाएंगे क्योंकि ये ग्राफ नहीं मिल सकता है, काइनेटिक एनर्जी कैन नॉट बी नेगेटिव, लेकिन पॉजिटिव साइड में मिल सकता है। तो यहाँ से ग्राफ को ऐसे फुल लाइन कर देंगे और इस एंगल को अगर थीटा मान लीजिए तो इसका टैन थीटा कितना होगा, इसका स्लोप कितना होगा, तो इसका जो टैन थीटा होगा, इसका जो स्लोप होगा, स्लोप बराबर टैन थीटा बराबर वो h के बराबर होगा, यानी कि टैन थीटा h के बराबर होगा, यानी कि ये जो थीटा होगा वो टैन इनवर्स प्लैंक्स कांस्टेंट के बराबर होगा, ठीक है। ये बात आप समझ गए कि के मैक्स और न्यू के बीच का ग्राफ कैसा होने वाला है। तो के मैक्स और न्यू के बीच का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, जिसका y इंटरसेप्ट कहाँ होगा, y एक्सिस को कहाँ पे काटेगा, तो y को काटेगा -φ0 पे, जहाँ φ0 क्या है, वर्क फंक्शन है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिल रहा है, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट मिल रहा है। यहाँ पे मैंने डॉटेड डॉटेड लिया है। फ्रीक्वेंसी को जहाँ पे कट करेगा, जहाँ पे ये ग्राफ फ्रीक्वेंसी एक्सिस को कट करेगा वो होगा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जहाँ पे फ्रीक्वेंसी एक्सिस को कट करेगा वो होगा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वह फ्रीक्वेंसी है जिस पर के मैक्स का मान 0 होता है, ठीक है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वह फ्रीक्वेंसी है जिस पर के मैक्स का मान 0 होता है। देखिए ये जो ग्राफ ऐसे है, ऐसे है, और इस फ्रीक्वेंसी पर, इस पॉइंट पे के मैक्स का मान 0 है, दिस इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अगर हम यहाँ वाली फ्रीक्वेंसी ले रहे हैं तो के मैक्स का मान इतना है, इतनी फ्रीक्वेंसी ले रहे हैं तो के मैक्स का मान इतना है। तो फ्रीक्वेंसी हम बढ़ाते जा रहे हैं और के मैक्स का मान जो है वो बढ़ते जा रहा है। तो जहां वो फ्रीक्वेंसी एक्सिस को कट करेगा दैट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। एक बार जल्दी से कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लेते हैं कि के मैक्स और न्यू के बीच का ग्राफ क्या कैसा होगा। तो के मैक्स और न्यू के बीच का ग्राफ होगा के मैक्स बराबर एच न्यू माइनस फाई नॉट। अब यहाँ पे एच कांस्टेंट है, किसी मेटल प्लेट के लिए वर्क फंक्शन फाई नॉट भी कांस्टेंट है। ग्राफ प्लॉट करना है के मैक्स और न्यू के बीच। के मैक्स को लेंगे वाई एक्सिस पर, फ्रीक्वेंसी को लेंगे एक्स एक्सिस पर। तो ये इक्वेशन मेरा वाई बराबर एम एक्स प्लस सी से मैच कर जाएगा, इसलिए के मैक्स और न्यू के बीच का जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। यहाँ पे m कितना होगा, h के बराबर होगा, मतलब ग्राफ का स्लोप पॉजिटिव होगा, और c माइनस फाई नॉट होगा, इसका y इंटरसेप्ट नेगेटिव होगा। तो ग्राफ y को नेगेटिव पे कट करेगा और कहाँ पे कट करेगा, माइनस फाई नॉट पे। तो यहाँ पे माइनस फाई नॉट मैंने लिख दिया। स्लोप इसका पॉजिटिव होगा तो ग्राफ इधर जाएगा तो थीटा एक्यूट बनेगा, स्लोप पॉजिटिव होगा। इधर खींचेंगे तो थीटा ऑब्ट्यूज बनेगा, स्लोप नेगेटिव होगा। और ऐसे भी सोचिए फ्रीक्वेंसी तो नेगेटिव होती नहीं है तो ग्राफ इधर नहीं जाएगा। यहाँ से यहाँ मैंने डॉटेड क्यों खींचा, क्योंकि के मैक्स कैन नॉट बी नेगेटिव। तो ग्राफ मेरा किस क्वाड्रेंट मिलने वाला है, फर्स्ट में। तो इस फोर्थ वाले ग्राफ का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, इसको मैंने यहाँ पे डॉटेड डॉटेड करके दिखा दिया। और यह ग्राफ फ्रीक्वेंसी एक्सिस को जहाँ पे कट करेगा दैट विल बी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। स्क्रीनशॉट लीजिए। अब अगर सपोज करिए कि हम 2-3 मेटल प्लेट के लिए के मैक्स और न्यू के बीच ग्राफ बना रहे हैं। ये तो ग्राफ मैंने एक मेटल प्लेट के लिए बनाया। अब सपोज करिए कि मेरे पास 2-3 मेटल प्लेट है, 4 मेटल प्लेट है, 5 मेटल प्लेट है, और हर मेटल प्लेट का वर्क फंक्शन अलग अलग है। जितने भी मेटल प्लेट हैं सबका वर्क फंक्शन डिफरेंट डिफरेंट है। तो अगर हम सबके लिए
ग्राफ प्लॉट करें एक ही ग्राफ पेपर पे तो कैसा ग्राफ मिलेगा। इतना तो कंफर्म है कि ग्राफ जो होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलेगा, के मैक्स और न्यू के बीच का ग्राफ मिलेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। चूंकि हर मेटल प्लेट का वर्क फंक्शन डिफरेंट डिफरेंट है, हर मेटल प्लेट का वर्क फंक्शन डिफरेंट डिफरेंट है, तो वर्क फंक्शन डिफरेंट होने के कारण सबकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी डिफरेंट डिफरेंट है। बिकॉज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट बराबर होता है फाई नॉट बाई एच। चूंकि सबका वर्क फंक्शन डिफरेंट डिफरेंट होगा इसलिए सबकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी डिफरेंट डिफरेंट होगी। तो ग्राफ जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा वो डिफरेंट डिफरेंट जगह से शुरू होगा। जैसे किसी की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ये होगी तो वो यहाँ से स्टार्ट होगा, किसी दूसरे की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अगर ये होगी तो वो यहाँ से स्टार्ट होगा, किसी तीसरे की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ये होगी तो वो यहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो ग्राफ यहाँ से यहाँ से यहाँ से स्टार्ट होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है ग्राफ। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ ये कि स्लोप जो होगा तीनों ग्राफ का, चूंकि अभी आपने देखा था कि के मैक्स बराबर एच न्यू माइनस फाई नॉट। अगर हम 2-3 मेटल प्लेट लेते हैं तो सबका वर्क फंक्शन डिफरेंट होगा, सबकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होगी, लेकिन एम तो सबके लिए एच ही होगा। सबका स्लोप क्या होगा, सबका स्लोप सेम होगा, सबका एम सेम होगा, सबका टैन थीटा सेम होगा। यानी सभी ग्राफ इस एक्सिस के साथ बराबर थीटा पे जाएगा, सभी बराबर थीटा पे जाएगा। मतलब ये अगर ऐसे गया इतना थीटा पे तो ये भी इसी थीटा पे जाएगा, क्योंकि सबका स्लोप एच होगा, ये भी इसी थीटा पे जाएगा, सबका स्लोप एच होगा। यानी ये तीनों ग्राफ जो होंगे वो पैरेलल होंगे। सपोज करिए ये मेटल प्लेट 1 का ग्राफ है, ये मेटल प्लेट 2 का ग्राफ है और ये मेटल प्लेट 3 का ग्राफ होगा। और इसको बोलेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फर्स्ट वाले की, इसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी सेकंड वाले की, इसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी थर्ड वाले की। और अगर मुझे वर्क फंक्शन जानना हो तो इसको डॉटेड करके बढ़ा देंगे और इसको भी डॉटेड करके बढ़ाएंगे, जहाँ पे कटेगा वर्क फंक्शन होगा फर्स्ट वाले का। इसको डॉटेड करके बढ़ाएंगे, जहाँ कटेगा वर्क फंक्शन होगा सेकंड वाले का। इसको डॉटेड करके बढ़ाएंगे, जहाँ कटेगा वर्क फंक्शन होगा थर्ड वाले का। यानी अगर कई मेटल के लिए एक ही ग्राफ पेपर पे के मैक्स और न्यू के बीच का ग्राफ खींचा जाए तो वह ग्राफ फ्रीक्वेंसी एक्सिस के अलग अलग पॉइंट से स्टार्ट होगा, लेकिन सारा ग्राफ आपस में पैरेलल होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए एक नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, कन्वर्सन एफिशिएंसी इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, कन्वर्सन एफिशिएंसी ईटा, एफिशिएंसी इज डिनोटेड बाय ईटा इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कन्वर्सन एफिशिएंसी, कन्वर्ट करने की एफिशिएंसी, कन्वर्सन यानी कन्वर्ट करने की एफिशिएंसी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कितना कन्वर्सन एफिशिएंसी है। कन्वर्सन एफिशिएंसी का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए कि आपने क्वेश्चन सॉल्व किया, आपने पढ़ाई किया और पढ़ाई करने के बाद आप एग्ज़ाम में कितना क्वेश्चन सॉल्व कर पाए, ये आपका कन्वर्सन हुआ। कि आपने जो पढ़ा तो पढ़ने से आपका क्या कन्वर्सन मिला, आप कितने क्वेश्चन को जाके एग्ज़ाम में सॉल्व कर पाए, वो आपकी कन्वर्सन एफिशिएंसी है। कितना आप कन्वर्ट कर पाए, आप अपने नॉलेज को एग्ज़ाम हॉल के पेपर को सॉल्व करते समय कितना कन्वर्ट कर पाए, कितने क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। ठीक है, मान लीजिए कि आपने फिजिक्स के 5000 क्वेश्चन सॉल्व किए और 5000 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद जब एग्ज़ाम हॉल में पहुँचे, ठीक है, सपोज़ करिए आपने जेई मेन दिया और सपोज़ करिए आप 10 ही क्वेश्चन कर पाए, तो 5000 क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप 10 क्वेश्चन सॉल्व कर पाए, तो आपकी एफिशिएंसी क्या है। ठीक है, व्हाट इज़ योर कन्वर्सन एफिशिएंसी, आपके कन्वर्ट करने की एफिशिएंसी क्या है। तो कन्वर्सन एफिशिएंसी क्या है, तो सबसे पहले देखिए कि फिजिक्स में एफिशिएंसी टर्म कहीं भी आता है तो एफिशिएंसी के लिए एक जनरल फॉर्मूला याद कर लीजिए कि एफिशिएंसी बराबर होता है आउटपुट बाय इनपुट। मुझे कितना आउटपुट मिला, कितने इनपुट पे मिला, और चूंकि इसको परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं तो इसको 100% से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो एफिशिएंसी का एक जनरल फार्मूला होता है। फिजिक्स में कहीं भी एफिशिएंसी कैलकुलेट करना हो तो ये जनरल फार्मूला हम लोग लगाते हैं, एफिशिएंसी बराबर आउटपुट बाय इनपुट। जैसे पावर का फार्मूला क्या लिखते हैं, वर्क बाय टाइम, मैकेनिक्स में या नॉन मैकेनिक्स में लिखते हैं एनर्जी बाय टाइम। उसी तरह से एफिशिएंसी कहीं आ जाए तो आपको लिखना है आउटपुट बाय इनपुट। जैसे मान लीजिए मैंने 5000 क्वेश्चन सॉल्व किए तो ये मेरा इनपुट था,
और मैं 10 क्वेश्चन सॉल्व कर पाया एग्जाम में, ये मेरा आउटपुट है। तो मेरी एफिशिएंसी क्या है, मेरी कन्वर्सन एफिशिएंसी क्या है? तो आउटपुट मेरा 10 ही क्वेश्चन का है, इनपुट मेरा 5000 क्वेश्चन का है, तो 10/5000 इंटू 100%, ये मेरी कन्वर्सन एफिशिएंसी है। तो कन्वर्सन एफिशिएंसी का मतलब आप समझ गए कि मेरे कन्वर्ट करने की एफिशिएंसी क्या है। ठीक है, जिन चीज़ों को मैंने लिया है उन चीज़ों को मैं कितना कन्वर्ट कर पाया। ठीक है, आपने पढ़ा, आपने कॉन्सेप्ट लिया, कॉन्सेप्ट लेने के बाद आप उसको क्वेश्चन में कितना कन्वर्ट कर पाए, इट इज़ योर कन्वर्सन एफिशिएंसी। ठीक है, एक बच्चा देखिएगा उतना ही सीखने के बाद ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, दूसरा बच्चा उतना ही सीखने के बाद कम क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहा है। तो एक उतना ही सीख के ज़्यादा सॉल्व कर पा रहा है, यानी वो उतना ही इनपुट दे रहा है लेकिन उसको आउटपुट ज़्यादा मिल रहा है, दैट मीन्स उसकी कन्वर्सन एफिशिएंसी जो है वो ज़्यादा है। दूसरा उतना ही पढ़ के कम क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहा है, यानी उसकी कन्वर्सन एफिशिएंसी जो है वो कम है, ये कन्वर्सन एफिशिएंसी है। तो कन्वर्सन एफिशिएंसी यहाँ पे क्या होगी, सोचिए यहाँ पे क्या हो रहा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, कि हम एक मेटल प्लेट के ऊपर फोटोन पटक रहे हैं, और मेटल प्लेट के ऊपर फोटोन जब हम पटक रहे हैं तो उसमें से इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे हैं। ठीक है, मेटल प्लेट के ऊपर जब हम फोटोन स्ट्राइक कर रहे हैं तो फोटोन के स्ट्राइक करने से उसमें से इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे हैं। ठीक है, अब सपोज करिए कि हम 1 सेकेंड में 1000 फोटोन पटक रहे हैं और 1 सेकेंड में 500 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। सोचिए कि 1000 फोटोन पटके जा रहे हैं, बदले में 500 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। तो जो हम फोटोन पटक रहे हैं वो मेरा इनपुट है, जो हम फोटोन पटक रहे हैं वो मेरा इनपुट है, और जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं वो मेरा आउटपुट है। तो मेरा आउटपुट कितने का है, तो 500 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो आउटपुट मेरा 500 इलेक्ट्रॉन का है 1 सेकेंड में। इनपुट मेरा कितना है, तो 1 सेकेंड में 1000 फोटोन पटक रहे हैं, तो इनपुट मेरा 1000 का है, आउटपुट मेरा 500 का है। तो 500 बटा 1000 गुने 100%, दिस इज 1/2 इंटू 100%, एफिशिएंसी हो गई 50%। तो एफिशिएंसी बनाए आउटपुट बाय इनपुट। यहाँ पे आउटपुट क्या है, यहाँ पे आउटपुट है नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड, आउटपुट है नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड में कितने फोटो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, ये मेरा आउटपुट है। और मेरा इनपुट क्या है, मेरा इनपुट है नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट पर सेकेंड, नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट पर सेकेंड, यानी कि पर सेकेंड जो हम फोटॉन पटक रहे हैं ये मेरा इनपुट है, और इंटू 100%। ठीक है, तो एफिशिएंसी ईटा बराबर कितनी हो जाएगी, तो एफिशिएंसी ईटा हो जाएगी नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकेंड, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकेंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट पर सेकेंड इंटू 100%। ठीक है, ये चीज़ हो गई। जैसे मान लीजिए कि मैंने 1 सेकेंड में 1000 फोटोन पटका, मैंने 1 सेकेंड में 1000 फोटोन पटका और 1 सेकेंड में 500 इलेक्ट्रॉन निकला, तो एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, एफिशिएंसी हो जाएगी नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकेंड, तो 1 सेकेंड में 500 निकला इलेक्ट्रॉन, तो 500 बाई नंबर ऑफ फोटॉन्स स्ट्राइकिंग पर सेकेंड, 1000 1 सेकेंड में पटका गया, तो 500 बटा 1000 1/2 इंटू 100%, दिस इज 50%। तो कन्वर्सन एफिशिएंसी मेरे एक्सपेरिमेंट की हो गई कितनी, 50% हो गई। ठीक है, अब एक चीज़ और यहाँ पे याद रखिए कि जो फोटो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकेंड, जो फोटो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो या तो कम होते हैं फोटोन से, क्योंकि एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन से टकराता है, एक फोटोन ऐसा माना गया कि एक ही इलेक्ट्रॉन से टकराता है, तो एक फोटोन अगर एक ही इलेक्ट्रॉन से टकराएगा तो उसको निकाल लेगा, निकाल सकता है और नहीं भी निकाल सकता है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो पटके गए फोटोन से या तो कम होते हैं या उनके बराबर हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने 1000 फोटो इलेक्ट्रॉन पटका, ये 1000 फोटोन पटका और ये 1000 फोटोन 1000 इलेक्ट्रॉन से टकरा गए और 1000 इलेक्ट्रॉन को उन्होंने निकाल दिया। ठीक है, तो 1000 फोटोन पटका गया और 1000 के 1000 इलेक्ट्रॉन निकल गए, यानी नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड बराबर नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट हो गया। ऐसा भी हो सकता है कि हम 1000 फोटोन पटक रहे हैं, 1000 फोटोन 1000 इलेक्ट्रॉन से जाके टकरा रहा है, बट उसमें से सिर्फ 800 इलेक्ट्रॉन निकल पा रहे हैं, यानी पटका गया ज़्यादा निकला कम। तो क्या हो सकता है, 1000 पटके 1000 निकल गया, 1000 पटके 800 निकला,
1000 पट के साथ ही 100 निकला, बट ऐसा नहीं हो सकता है कि 1000 फोटॉन पट के जाएं और 1200 इलेक्ट्रॉन निकले, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अगर 1000 फोटॉन पटकेंगे तो अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन एक फोटॉन एक ही इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरैक्ट करेगा। तो एक फोटॉन एक ही इलेक्ट्रॉन से इंटरैक्ट करेगा तो एक फोटॉन एक ही इलेक्ट्रॉन को निकाल सकता है। तो अगर 1000 फोटॉन है तो 1000 इलेक्ट्रॉन को मैक्सिमम निकाल सकता है, 1000 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को नहीं निकाल सकता है, उससे कम इलेक्ट्रॉन को निकाल सकता है। जैसे मान लीजिए 1000 फोटॉन 1000 इलेक्ट्रॉन से टकराया, बट उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉनों ने सरफेस तक आते आते कॉलिजन में एनर्जी लूज कर दी और सरफेस पर जब वो पहुंचे तो उनके पास वर्क फंक्शन के बराबर भी एनर्जी नहीं बची, इसलिए वो नहीं निकल पाए। तो हो सकता है कि 1000 इलेक्ट्रॉन से 1000 फोटॉन टकराए हों और उनमें से 200-400 इलेक्ट्रॉन नहीं निकल पाए हों, सिर्फ 600-800 इलेक्ट्रॉन ही निकल पाए हों। तो याद रखिए कि जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उनकी संख्या या तो फोटॉन से कम होती है या फोटॉन के बराबर होती है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए यहाँ पे ग्राफ गिवन है किसी मेटल प्लेट के केमैक्स और न्यू के लिए। कोई मेटल प्लेट है जिसके केमैक्स और न्यू के बीच का ग्राफ ऐसा है। हम जानते हैं कि किसी भी मेटल प्लेट के केमैक्स और न्यू के बीच का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होता है। तो ये गिवन है। इस ग्राफ से हमें क्या पता चला? इस ग्राफ से हम जानते हैं कि ये इस एक्सिस को जहाँ पे कट करता है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगा, मतलब ये पॉइंट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगा जो गिवन नहीं है। और इस एक्सिस को जहाँ पे कट करता है वो वर्क फंक्शन होता है। तो यहाँ पे जो कट किया वो वर्क फंक्शन होगा, यहाँ पे -φ0 होता है। तो हम जानते हैं कि केमैक्स और न्यू के बीच का जो ग्राफ होता है वो केमैक्स वाले एक्सिस को जहाँ पे कट करता है वो ग्राफ, वो वहाँ पे -φ0 होता है, वहाँ पे वर्क फंक्शन होता है। तो इस ग्राफ से हम समझ गए कि मेटल प्लेट का वर्क फंक्शन कितना होगा। क्या लिखा जाएगा कि जिस मेटल प्लेट के लिए ये ग्राफ खींचा गया है, ये किसी मेटल प्लेट के लिए ग्राफ खींचा गया होगा। ठीक है, कई मेटल प्लेट के लिए जब हम ग्राफ खींचते हैं तो ग्राफ आपस में पैरेलल लाइन आते हैं। तो यहाँ पे -φ0 जो हो गया वो -2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर हो गया, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। तो यहाँ से हम जान गए कि जिस मेटल प्लेट के लिए ये ग्राफ खींचा हुआ है उसका वर्क फंक्शन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है, अब क्या कह रहा है? अब कह रहा है कि फाइंड एनर्जी ऑफ फोटॉन इंसिडेंट ऑन द मेटल प्लेट। ये जो मेटल प्लेट है जिसका वर्क फंक्शन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब हम जान चुके हैं कि ये जो मेटल प्लेट है इसका वर्क फंक्शन कितना है, तो इसका वर्क फंक्शन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। कह रहा है कि फाइंड एनर्जी ऑफ फोटॉन इंसिडेंट, इसके ऊपर जो फोटॉन इंसिडेंट हो रहे हैं उनकी एनर्जी बताइए, उनकी एनर्जी बताइए, इसके ऊपर इंसिडेंट फोटॉन की एनर्जी बताइए। इफ के मैक्स इज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अगर इस मेटल प्लेट से निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों का के मैक्स 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो, अगर के मैक्स का मान 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो तो बताइए कि जो फोटॉन इसके ऊपर इंसिडेंट हो रहे हैं मेटल प्लेट के ऊपर उनकी एनर्जी कितनी है। तो ग्राफ से मुझे क्या पता चल गया? इस ग्राफ से हम क्या क्या बता सकते हैं? अगर यहाँ फ्रीक्वेंसी लिखा रहता तो हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बता सकते थे। दूसरा, इसकी जो कटिंग वाई एक्सिस पे है वो क्या बताती है? दैट गिव्स मी वर्क फंक्शन। तो यहाँ से मुझे पता चल गया कि -φ0 बराबर -2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो φ0 बराबर 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि हम लोग ये जान गए कि मेरे मेटल प्लेट का जो वर्क फंक्शन है वो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया कि मेरे मेटल प्लेट का वर्क फंक्शन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब कह रहा है कि इसके ऊपर जो फोटॉन इंसिडेंट हो रहे हैं उनकी एनर्जी बताइए। तो उनकी एनर्जी बतानी है यदि के मैक्स का मान 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो के मैक्स दिया 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो फोटॉन यहाँ से निकल रहे हैं उनकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी दिया 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फोटॉन की एनर्जी बतानी है। तो हम आइंस्टाइन का इक्वेशन यूज़ करेंगे, के मैक्स बराबर एच न्यू को लिख सकते हैं फोटॉन की एनर्जी -φ0, के मैक्स कितना गिवन है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फोटॉन की एनर्जी निकालनी है माइनस वर्क फंक्शन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहाँ से फोटॉन की एनर्जी हो गई 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी इसके ऊपर जो फोटॉन इंसिडेंट कराए गए हैं उनकी एनर्जी है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन कर रहा है कि वर्क फंक्शन ऑफ ए मेटल इज 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, एक मेटल है जिसका वर्क फंक्शन कितना है, तो दिस इज द मेटल
और इस मेटल का वर्क फंक्शन उसने दे दिया फाई नॉट बराबर 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतना इसका वर्क फंक्शन है, ठीक है। तो वर्क फंक्शन ऑफ ए मेटल इज 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू 4000 एंगस्ट्रॉम इज इंसिडेंट ऑन दी मेटल प्लेट। अब इस मेटल प्लेट के ऊपर रेडिएशन गिरा रहे हैं और जो रेडिएशन इंसिडेंट कर रहे हैं उसका लैम्डा जो है, लैम्डा इज इक्वल टू 4000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू 4000 एंगस्ट्रॉम इज इंसिडेंट ऑन दी मेटल प्लेट। तो एक मेटल प्लेट है जिसका वर्क फंक्शन 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसके ऊपर रेडिएशन इंसिडेंट करा रहे हैं जिसका लैम्डा कितना है, 4000 एंगस्ट्रॉम है। अब कह रहा है कि फोटोन कोलाइड्स विथ अ फ्री इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले एक काम करिए कि जो इसके ऊपर फोटोन गिर रहा है पहले आप उसकी एनर्जी कैलकुलेट कर लीजिए। तो इसका लैम्डा है 4000 एंगस्ट्रॉम, तो यहाँ से फोटोन की एनर्जी कितनी हो जाएगी, तो एनर्जी ऑफ फोटोन बराबर hc बाई लैम्डा, तो ये हो गया 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम बाई 4000 एंगस्ट्रॉम गिवन है। अब यहाँ से देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, 4 से 40 कट गया 10 बार, 124 कट गया 31 टाइम्स, दिस इज 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि जो फोटोन इंसिडेंट हो रहे हैं उनकी एनर्जी है 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब कह रहा है कि ए फोटोन कोलाइड्स विथ ए फ्री इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे कोई फ्री इलेक्ट्रॉन है और इस फ्री इलेक्ट्रॉन से कोई फोटोन आके टकरा जाता है, ठीक है। ए फोटोन कोलाइड्स विथ ए फ्री इलेक्ट्रॉन, तो ये फोटोन इस फ्री इलेक्ट्रॉन से टकरा गया। जो फोटोन टकराया उसके पास एनर्जी कितनी थी, जो फोटोन टकराया उसके पास एनर्जी थी 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जब वह फोटोन इस इलेक्ट्रॉन से टकराया तो अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन इसने अपनी पूरी एनर्जी किसको सप्लाई कर दी, इलेक्ट्रॉन को। तो इलेक्ट्रॉन ने कितना एनर्जी ले लिया, बोलिए 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। एनर्जी रिसीव्ड बाय फ्री इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, एनर्जी रिसीव्ड बाय फ्री इलेक्ट्रॉन, जो फ्री इलेक्ट्रॉन था उसने कितना एनर्जी रिसीव किया, तो उसने एनर्जी रिसीव किया 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिसीव कर लिया। ए फोटोन कोलाइड्स विथ अ फ्री इलेक्ट्रॉन, एक फोटोन किसी फ्री इलेक्ट्रॉन से टकराया, टकरा के अपनी होल एनर्जी को उसने प्रोवाइड कर दिया। अब कह रहा है कि फ्री इलेक्ट्रॉन एस्केप्स आउट फ्रॉम द मेटल सरफेस, ये फ्री इलेक्ट्रॉन मेटल प्लेट से बाहर निकल गया आफ्टर मेकिंग 2 कॉलिजन्स। ये जो इलेक्ट्रॉन है वो मेटल प्लेट से बाहर आते समय 2 कॉलिजन किया। सपोज करिए एक कॉलिजन यहाँ किया और मान लीजिए कि एक कॉलिजन यहाँ पे किया और उसके बाद निकल गया, तो ये 2 कॉलिजन करके निकल गया, ठीक है। किसी दूसरे के साथ कुछ और हुआ होगा, किसी तीसरे के साथ कुछ और हुआ होगा, लेकिन इस इलेक्ट्रॉन के साथ क्या हुआ कि ये इलेक्ट्रॉन मेटल प्लेट से बाहर आने से पहले 2 बार इसने कॉलिजन किया। पहले सपोज करिए यहाँ से चला तो यहाँ पे कॉलिजन किया, एक यहाँ पे कॉलिजन किया, फिर मेटल प्लेट से बाहर निकल गया। इन ईच कॉलिजन इट लूजेज 10% एनर्जी, लेकिन जब वो जब टकराया तो 10% एनर्जी उसने लूज किया। तो देखिए इसने 3.1 एनर्जी लिया था, फोटोन से इतना लिया था, लेने के बाद जब आगे बढ़ा तो फर्स्ट कॉलिजन हुआ और फर्स्ट कॉलिजन होने के बाद उसने कितना एनर्जी लूज किया, एनर्जी लॉस्ट कितना हुआ, कितना एनर्जी उसने लूज किया, तो एनर्जी लॉस्ट हुआ 10% लूज किया किसका, 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। यानी 10% मतलब 10/100, 1/10 ऑफ 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 10 से डिवाइड करेंगे तो 0.31 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसने एनर्जी लूज कर दी, ठीक है। फर्स्ट कॉलिजन में उसने 0.31 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लूज कर दी। अब सोचिए उसके पास एनर्जी थी कितनी, 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उसने लूज कितना कर दिया, उसने लूज कर दिया 0.31 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 31 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतना लूज कर दिया। तो उसके पास कितना का एनर्जी बच गई, उसके पास 0.31 लूज किया, तो यहाँ से घटा दीजिए, तो यहाँ 0 में से 1 नहीं जाएगा, 10 में से 1 गया 9, 10 में से 3 गया 7 और यहाँ पे 2 बच गया 2.79, ठीक है। तो अब इसके पास एनर्जी कितनी बच गई, इतना एनर्जी लूज करने के बाद कितना एनर्जी उसके पास बच गई, ठीक है। एनर्जी लेफ्ट विथ द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के पास कितना एनर्जी बच गई है लेफ्ट विथ इलेक्ट्रॉन, तो बच गई है कितना 2.79 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। यहाँ पे था तो यहाँ पे उसने कितना लिया था 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आगे बढ़ा टकराया, टकराने में उसने लूज किया 0.31 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अब उसके पास एनर्जी बची है 2.79 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर जब आगे बढ़ा तो फिर एक बार कोलाइड कर गया, फिर जब आगे बढ़ा तो फिर एक बार कोलाइड कर गया,
तो फिर एक बार कोलाइड कर गया, तो कोलाइड किया तो उसने फिर कितना एनर्जी लूज किया, फिर उसने 10% एनर्जी लूज किया। अब उसने फिर 10% एनर्जी लूज किया, तो 10% किसका 10%, इसका 10% लूज किया। तो अब सोचिए कितना लूज किया। अब सेकंड कॉलिजन में कितना लूज किया, तो सेकंड कॉलिजन में अगर हम एनर्जी लॉस्ट निकालें, यहाँ पे निकालते हैं एनर्जी लॉस्ट इन सेकंड कॉलिजन। तो एनर्जी लॉस्ट इन सेकंड कॉलिजन, तो सेकंड कॉलिजन में उसने कितना एनर्जी लूज कर दिया, तो जितना उसके पास है 2.79, इसका 10% लूज कर दिया, यानी कि 10% ऑफ 2.79 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये 1/10 हो जाएगा। तो 10 से डिवाइड होगा तो 0.279 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या इसको हम लिख देते हैं 0.28 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतना लूज कर दिया 0.28 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब बताइए सेकेंड कॉलिजन के बाद उसके पास कितनी एनर्जी बची, सेकेंड कॉलिजन के बाद उसके पास कितनी एनर्जी बची, एनर्जी लेफ्ट आफ्टर सेकेंड कॉलिजन, एनर्जी लेफ्ट आफ्टर सेकेंड कॉलिजन। जब उसने सेकेंड कॉलिजन कर दिया उसके बाद उसके पास कितनी एनर्जी बची, तो बोलिए उसके पास एनर्जी कितनी थी, तो 2.79 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी, उसमें से उसने लूज कितना कर दिया, 0.28 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसने लूज कर दिया। माइनस कर दीजिए फिर आप 2.79 में से 0.28 को माइनस करिए, 9 में से 8 गया 1, 7 में से 2 गया 5, 2.51। अब उसके पास एनर्जी बच गई 2.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन चला था तो वो 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लेके चला था। जब उसने फर्स्ट कॉलिजन किया तो एनर्जी लूज किया 0.31, कितना बच गया उसके पास 2.79, 2.79 लेके आगे बढ़ा तो फिर टकराया तो फिर 10% लूज किया तो 0.28 लूज किया। अब कितना बच गया 2.51, अब 2.51 बचा। अब तो थर्ड कॉलिजन किया उसने, अब वो निकल गया। तो अब निकलेगा तो निकलने में कितना एनर्जी लगती है, वर्क फंक्शन के बराबर 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतना एनर्जी उसको निकलने में लगेगी। तो फाइंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन। तो बताइए एमिटेड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, तो उसके पास एनर्जी बच गई है 2.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसमें से वो खर्च कर देगा 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकलने में। तो उसके पास कितना बच जाएगा, तो उसके पास बच जाएगा 0.31 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये काइनेटिक एनर्जी उसके पास बच जाएगी, और उतनी काइनेटिक एनर्जी से ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा। बट रिमेंबर, इट इज़ नॉट के मैक्स, इट इज़ नॉट के मैक्स, इट इज़ नॉट मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, वो होती है hc/λ-φ0। वो तो फिक्स होती है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बराबर hc/λ-φ0 और मिनिमम काइनेटिक एनर्जी बराबर 0। और यहाँ जो क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है वो एक स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉन का क्वेश्चन है कि जिसको मेटल प्लेट से बाहर आते समय 2 कॉलिजन करना पड़ा है, 10-10% उसने एनर्जी लूज किया है, फिर वो निकला है, तो वो इतनी काइनेटिक एनर्जी के साथ निकलेगा। किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ कुछ और हुआ होगा, किसी तीसरे इलेक्ट्रॉन के साथ कुछ और हुआ होगा, इसलिए डिफरेंट इलेक्ट्रॉन डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी के साथ निकले होंगे। बट मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो hc/λ-φ0 ही होगी। ठीक है, चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।